हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जो 10वीं क्लास की बुक है उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। मैं आपको इस किताब का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से ही बनाता है। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। आपको लिए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना। आपको लिए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। 15 सितंबर 1753 को मांडला के पास मराठाओं और जोधपुर के शासक के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय सिंह पराजित होकर नागौर दुर्ग में शरण लेने को गए। आपके ऑप्शन इस तरह से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ए और बी आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही आर गलत और ए गलत आर सही। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस आप इसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है कि आपको दोनों आते हैं लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि व्याख्या करता है नहीं करता है। तो इसके लिए आप एक शब्द याद रखना, क्योंकि ये आप हर पर्सन के आगे लगा के देख लेना, लगभग 90% आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट ए बी सी और दे के बारे में आपको टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे लगाया हूँ, ये रहा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये इसी बुक से है, ये देखो। ठीक है, तो मैं अभी आपको उत्तर बता देता हूँ पहले, फिर मैं इसको पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यह इसका उत्तर है ए। ठीक है, 1756 ईस्वी को संधि के अनुसार अजमेर और गढ़ बालाजी मराठाओं के अधिकार में रहे। कारण है, मराठाओं को युद्ध में विजय मिलने के कारण उन्हें ये क्षेत्र पर अधिकार दे दिया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो मराठाओं ने जोधपुर के शासक विजय सिंह पर अधिकार कर लिया था तो उनको संधि बांधनी पड़ी थी। उसके अधिकार के क्षेत्र में ही उन्होंने मराठाओं को कुछ क्षेत्र दे दिए थे। उसमें से 2 क्षेत्र थे, अजमेर और गढ़ बालाजी, जिसे नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, 1756 ईस्वी को संधि में जालौर के सहित 84 गांव राम सिंह के अधिकार में दे दिए गए थे। राम सिंह कौन था वह मैं आपको अभी पूरा बता दूंगा आगे। मराठाओं ने इस क्षेत्र पर सीधा शासन स्थापित कर लिया नहीं, यहाँ पे मराठाओं ने सीधा शासन स्थापित नहीं करा था। कुछ क्षेत्र जो कि है ना राम सिंह को दे दिए गए थे। मराठाओं ने केवल अजमेर और जो आपको मैं पीछे बताया था गढ़ बालाजी, जिसे नारायणी कहते हैं, उस पर अधिकार किया था। तो इसका पहला उत्तर सही और दूसरा मतलब आर गलत होगा। तो आपका उत्तर सही होगा से। अगला क्वेश्चन है आपका, राम सिंह ने मराठाओं को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कारण, मराठाओं ने राम सिंह की सैन्य सहायता के बदले ये धन लिया था। तो देखो ये तो बात सही है, अर्थ हो कि उन्होंने धन लिया था, लेकिन 50 लाख नहीं, यहाँ पे आएगा 5 लाख। 50 लाख दिया था विजय सिंह के, थोप दिया गया था, दिया भी नहीं था, संधि के तहत 50 लाख रुपए उस पर थोप दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा आर सही है और ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष महाराजा अभय सिंह की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही है। भक्त सिंह राम सिंह की गद्दी को लेकर यह संघर्ष हुआ था। बिल्कुल ये बात सही है कि भक्त सिंह की जो वो अभय सिंह की जो मृत्यु गई थी उसके बाद भक्त सिंह गद्दी पे बैठना चाहते थे, लेकिन राम सिंह को गद्दी चाहिए थी तो मराठाओं को बुलाया गया था, इसी कारण से ये युद्ध हुआ था। तो ये बिल्कुल बात सही है। जोधपुर मराठाओं को 1.5 लाख रुपए, कितने 1.5 लाख रुपए ये था कर के रूप में देना स्वीकार किया गया था। ठीक है, मराठाओं का राजस्थान में राजनीतिक नियंत्रण भी बढ़ता जा रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मराठा ही जो आए थे उनके कारण ही संधि हुई थी आगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश राज्यों में धीरे धीरे मराठाओं का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मराठा धीरे धीरे अपना पैर पसारते जा रहे थे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और संगठित प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल बात सही है, संगठित भी कर रहे थे तो, लेकिन वो अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। जैसे कि हूडा सम्मेलन, वो भी सफल नहीं हो सका। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन मैं ये उत्तर मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन ये लगा रहा हूँ, वही आपका उत्तर होगा।
ये, ठीक है, ए हो। पिछले वाले में भी बताया नहीं था ए होगा, ठीक है, इससे पहले में ये बता दिया था दे होगा। अगला क्वेश्चन है। अब ये देख लो, आपको पूरा समझा देता हूँ। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जोधपुर राज्य उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और यह कई वर्षों तक चली। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भक्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं को जोधपुर का शासक बनाना चाहता था। जून 1749 में अभय सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर जोधपुर गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर कहाँ गया? जयपुर। मैं जो पढ़ रहा हूँ ये आपको एडजेक्टिव मान लो, ये पर्सन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो थ्योरी है ये किसी किताब की है। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको हो सके तो आप लिख भी लेना। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठाओं से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 में जब भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, उसका विरोध करने के लिए मराठाओं को एक नया कारण मिल गया। इसी कारण मराठा फिर कहाँ? राजस्थान में आ गए। अजमेर पर अधिकार करने के कारण आ गए। 21 सितंबर 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद विजय सिंह जो कि जोधपुर की गद्दी पर बैठा। अब राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करना चाहता था मराठाओं की सहायता से। जून 1753 को रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठने के लिए जयपा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता, ये आपका क्वेश्चन थे सारे, मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ और विजय सिंह परास्त होकर नागौर में भागकर नागौर दुर्ग में क्या ले ली? उन्होंने शरण ले ली। विजय सिंह मराठाओं के लंबे समय तक मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। उसने सीधे ही संधि करना ही पड़ा, ठीक है। और देखो 1756 में उनके बीच में संधि हुई। संधि के कुछ प्रकार थे, जिसमें से अजमेर और गढ़ बिटली, जिसे नारायण के कहते हैं, वो मराठाओं के अधिकार में चला गया। जालौर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, रागौड़, सोजत, परबतसर और केकड़ी और 84 गांव सहित राम सिंह के अधिकार में दे दिए गए। और जोधपुर, नागौर और मेड़ता ये विजय सिंह के अधिकार में दे दिए गए। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति, ये देखो 50 लाख रुपए मराठाओं को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि दूसरे वर्ष देने का प्रावधान किया गया। राम सिंह को सहायता के बदले ये देखो 5 लाख रुपए देना स्वीकारित किया गया और जोधपुर पर 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में थोप दिया गया। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह को सैन्य कार्रवाई का भी स्वतंत्रता दे दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास हुआ। यही युद्ध मराठा, महाजी, सिंधिया और राजपूतों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। इसमें संयुक्त सेना कौन कौन थी? जोधपुर की, करौली की, है ना, ये सारी इसमें संयुक्त। प्रताप जी खुद थे जयपुर वाले, इनके मध्य ये युद्ध हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तुंगा के युद्ध के बाद मराठाओं को राजस्थान का प्रभाव बन गया और पाटन, देखो ये पाटन है। इसके बाद क्योंकि ये हुआ था 1787 में तुंगा, उसके बाद हुआ था पाटन को, जो कि 1790 में हुआ। मराठाओं का निर्णायक इसमें विजय हुई, ठीक है। तुंगा के बाद मराठाओं का राजस्थान में प्रभाव बन गया था और इसके बाद जो कि पाटन था वो भी उन्होंने जीत लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के शासक प्रताप सिंह मराठाओं से मुक्ति पाने में क्या सफल रहे? 16 अगस्त 1800 को मालपुरा में युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई। तो ये क्या सही है? नहीं। देखो यहाँ पर है ना, इनकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। और दूसरी बात, प्रताप जी है ना यहाँ पे सफल नहीं हुए थे, विफल हो गए थे, क्योंकि वो मराठाओं से पीछा छुड़ा ही नहीं पाए थे। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, तो ये दोनों गलत इसमें दे नहीं रखा। तो आपको, क्योंकि 1787 के अंदर वो लगभग थोड़ा सा वो जीत गए थे, लेकिन फिर पाटन में हार गए थे, तो आपको सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। हाँ ये रहा देखो, तुंगा का युद्ध, जयपुर राज्य मराठाओं के मध्य चौथा चौथ को लेकर बार बार विवाद होता। इसके फलस्वरूप मराठे महाजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर में लूटमार मचाते थे। ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जयपुर तत्काल प्रताप जी यहाँ के शासक थे। आपको मेन पता था, प्रताप ने मराठाओं के विरुद्ध जोधपुर की, देखो जोधपुर की सेना जिसका नाम था विजय सिंह ने उनका नेतृत्व किया था। करौली के शिव सिंह व करौली के शासक भी इसके अंदर संयुक्त रूप से आए थे। महाजी का साथ मुगलों के फौजदार, यानी कि महाजी के साथ मुगलों के फौजदार मोहम्मद बेग अहमदानी भी राजपूतों के साथ थे। 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा महाजी सिंधिया और मराठा कछवा का गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। ये युद्ध ये कोई मतलब नहीं है ना। महाजी पीछे हट गया था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हटा था। तुंगा के बाद एक और मराठाओं को एक और युद्ध सहना पड़ा जिसका नाम था पाटन, जो कि याद रखना, तारीख याद रखना, 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं को सेनाओं का निर्णायक विजय देखने को मिली। जयपुर प्रताप मराठाओं से मुक्ति पाने प्रयास और उसमें जोधपुर सहायता 1600, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुणे मराठाओं से युद्ध हुआ, किंतु इसमें विजय किसकी हुई? मराठा की हुई, और जयपुर को पुणे मराठाओं की जो संधि थी उनको मानना ही पड़ा, ठीक है। और आप एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी विवाद, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच उत्पन्न हुआ था, ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद था, उसके कृष्णा कुमारी का विवाह विवाद के कारण नहीं हो सका। यह इससे युद्ध की स्थिति बन गई। बिल्कुल देखो, ये है ना, जो मेवाड़ के कौन थे? भीम सिंह, और मारवाड़ के कौन थे? भीम सिंह। लेकिन ये ना युद्ध इनके मध्य नहीं था, जयपुर और मारवाड़ के मध्य हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए तो आपका, लेकिन आर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा कुमारी का विवाह विवाद के कारण ही नहीं हो सका, जिसके कारण युद्ध भी हो गया था, आप जानते हो, मानसिंह और जगत सिंह के मध्य। अगला क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी विवाद का अंत 21 जुलाई 1810 को हुआ। उसी दिन कृष्णा कुमारी का विवाह क्या मानसिंह से संपन्न हुआ था? अब बताइए। तो देखो, ये तो सही है ए, कि कृष्णा कुमारी को जहर दे के मार दिया गया था पिंडारी के कहने पर 21 जुलाई 1810 में, लेकिन इनका विवाह तो किसी से हुआ ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, कृष्णा कुमारी विवाद है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मानसिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी, और उन्होंने सगाई के लिए भीम सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक का नाम भी क्या था? भीम सिंह, उनके भेजा था। लेकिन भीम सिंह जी का मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुए, जिनका नाम था मानसिंह थे। लेकिन ये नारियल फिर जयपुर को भेज दिया गया इनका जगत सिंह के पास। मानसिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, जिसके कारण ये घटना आगे चलकर एक गंगोली का युद्ध के नाम से भी जानी गई मराठाओं को। लेकिन वहाँ पे क्या था? पिंडारी के कारण क्या हुआ था? कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। 21 जुलाई 1810 को उनको जहर दे के मार दिया गया। मैं आपको शॉर्टकट पढ़ रहा हूँ, आप पूरा डिटेल से पढ़ लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये लंबी क्लास हो जाएगी। 1708 में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री से विवाह किया, है ना। 1708 में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल किया था, जिनका नाम था चंद्रकुमारी। इसका विवाह यानी कि जयपुर और मेवाड़ के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तो ऐसी कोई बात हुई थी नहीं, उनका नाम कृष्णा कुमारी नहीं था, तो कौन था? चंद्रकुमारी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। 1722 में सवाई जयसिंह की द्वितीय रानी, जिसका नाम था सुगंध कुमारी, क्या से ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। 1728 में माधव सिंह का जन्म चंद्रकुमारी से हुआ। कि ये बात सही है? तो इनके नाम यहाँ पे क्या सुगंध कुमारी था या क्या था? सूरज कमर था। क्या था? सूरज कमर। और ये आपका, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अरे ये तो
गलत हो गया, यानी कि ए गलत है तो आर क्या है, सही है। और कौन जवाब आगे बता दूंगा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह जो कि जयपुर की गद्दी पर बैठे। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह के क्या ज्येष्ठ पुत्र थे? बिल्कुल सही है, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, ये ऑप्शन। माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर की गद्दी पर दावा किया। इनके इकरारनामे में छोटे या बड़े को गद्दी देने की बात कही गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विवाह हो रहा था उनके मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी बेटा पैदा होगा वही गद्दी पे बैठेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 1745 में माधो सिंह ने जो जयपुर की चढ़ाई की उसे मराठाओं का सहायता, बिल्कुल मराठाओं ने उनकी सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला 1 मार्च 1747 को राजमहलों के युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को मराठाओं का समर्थन भी था, बिल्कुल था। ऑप्शन नंबर ए आपका उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। बगरू, ये बगरू है। बगरू की युद्ध जो कि 1748 में हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह मराठाओं के विरुद्ध पराजित हुआ, बिल्कुल सही है। मराठाओं यानी कि माधो सिंह के मध्य पराजित हो गया था, ये बात बिल्कुल सही है। क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल। बगरू का युद्ध जो कि 1748 में हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह मराठाओं से पराजित हो गया था, क्योंकि वह युद्ध में मराठाओं से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। 10 जनवरी 1751 को मराठाओं ने जयपुर नगर में प्रवेश किया। माधो सिंह ने मराठाओं को नगर देखने की अनुमति दी थी, बिल्कुल। उनके बाद ही उनका कत्लेआम भी कराया गया था उनके माधो सिंह के द्वारा। क्यों कराया गया था? क्योंकि ईश्वरी सिंह को इन्होंने प्रताड़ित किया था, उसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण माधो सिंह ने उनकी क्या करा थी, आमेर के किले के अंदर कत्लेआम करवा दिया गया था। यह रहा जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष जो हुआ वो 1708 में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई से विवाह किया। विवाह से पूर्व जयपुर का एक इकरारनामा हुआ, जिसका हस्ताक्षर किए गए। मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न जो पुत्र होगा, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। तो 1722 में जयपुर के खिची रानी सूरज कुमारी के पुत्र हुआ, जिनका नाम था ईश्वरी सिंह। और 1728 में मेवाड़ के यानी कि राजकुमारी, जिसका नाम था चंद्र कुमारी, से एक पुत्र पैदा हुआ, माधो सिंह उत्पन्न हुए। जयपुर के जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 में इकरारनामे के आधार पर जयपुर की गद्दी पर दावा किया। ईश्वरी सिंह ने और माधो सिंह के मध्य कौन सा ग्रहकलह हो चुका था। दोनों के पक्षों के मध्य मराठाओं से सहायता प्राप्त की। माधो सिंह ने मल्लाव होलकर से सैन्य सहायता प्राप्त की और होलकर को 20 लाख रुपए, ये याद रखना, ये पूछ लेगा आपको, कथन डाल देगा वो, 20 लाख रुपए का आश्वासन दिया। ईश्वरी सिंह ने रणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जो जयपुर की चढ़ाई कर दी। ईश्वरी सिंह ने मराठाओं के साथ सहायता से माधो सिंह और उनके सहयोगियों को परास्त कर दिया। माधो सिंह एक बार फिर मराठा होलकर सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतिनिधि के रूप में कालपी भेजा और सैन्य सहायता के लिए 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। याद रखना ये बिल्कुल, है ना। 1000 सवारों के साथ तीनों सेनाओं के मध्य सहायता करने भेजा।
1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच में, जिसका नाम युद्ध का नाम था राजमहलों का युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की जीत हुई। ईश्वरी सिंह का साथ छोड़, अब यहाँ पे कोई इतना काम नहीं है, ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ दिया था और माधो सिंह का साथ दे दिया था किन्होंने जो पहले तेरे थे राणोजी सिंधिया ने। फिर सूरजमल ने ईश्वरी सिंह जी का साथ दिया था। उसके बाद माधो सिंह जो कि हार गए थे कौन से राजमहलों के युद्ध में, उनके शर्तों के अनुसार हमें कुछ परगणे देने पड़े, जिसका नाम था उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाना अतः मराठाओं को भारी धन देने का वादा किया गया। बगरू का युद्ध, जो कि 1748 में ईश्वरी सिंह को जो रुपया मराठाओं को देने का वादा किया गया था वो इन्हें नहीं दे सके और बगरू का युद्ध हुआ, जिसमें बगरू का युद्ध 17, ये याद रखना आपको, ये तो छोड़ो, 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। और ये 10 जनवरी 1751 को सुनहरा अवसर मिला और 4000, ये हाँ, ये यहाँ पे ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 10 जनवरी 1751 को क्या मराठाओं को क्या करा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था। किसने? माधव सिंह ने। किन्होंने? माधव सिंह ने कत्लेआम करवा दिया था। और कितने का? 4000 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये कथन बना सकता है वो। आगे चलते हैं और आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। मराठाओं का प्रभाव गुजरात और मालवा में कायम था, किंतु उन्होंने सीधे किसी राजपूत रियासतों को अपने राज्य में शामिल नहीं किया। मराठाओं ने राजस्थान में पारंपरिक गृह कले के कारण हस्तक्षेप किया। देखो ऊपर जो दे रखा है, यानी कि गुजरात और मालवा पर उन्होंने कर लिया था, लेकिन राजस्थान के अंदर वो जब तक नहीं आ पाए जब तक गृह कले नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के अंदर गृह कले ही मेन कारण था मराठाओं का आना। मराठाओं का राजस्थान में पारंपरिक गृह कले के कारण हस्तक्षेप किया, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि गृह कले, क्योंकि बूंदी आप जानते हो, बूंदी के अंदर हो गया, ये बूंदी के अंदर जो था मराठाओं को बुलाया गया, जोधपुर के अंदर हो गया, इनके अंदर जो हुए थे उनके कारण उनको बुलाया गया था। राजस्थान में मराठाओं के हस्तक्षेप के मुख्य केंद्र देखो, बूंदी, जयपुर और जोधपुर मुख्य रूप से बने राज्यों में उत्तराधिकारी एवं पारस्परिक संघर्ष चल रहा था, ये बिल्कुल बात सही है। ये देखो कथन, मैं आपको क्वेश्चन तो सिर्फ एक मतलब ये थ्योरी पढ़ाने के लिए ही लाया हूँ। आपको क्वेश्चन मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा किताब की, क्योंकि ऐसे पढ़ा था तो आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी में पढ़ा देता हूँ पूरी। देखो, औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, पतन की ओर बढ़ता गया। इस दौरान मराठाओं, इम्पोर्टेंट में जो लगा रहा, मराठाओं ने अपना क्षेत्र फैलाया, यानी कि गुजरात मालवा दोनों मराठाओं के प्रभाव में आ गए। उसके बाद ये देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये रहा, राजस्थान में पारस्परिक गृह कले के कारण 3 केंद्र बने, जिसका नाम बूंदी, जयपुर और जोधपुर था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1727 के बाद बूंदी राज्य में जयसिंह और बुद्ध सिंह के संबंध बिगड़ गए। दोनों भाई राज्य, भाई देखो मैं शब्द पढ़ रहा हूँ, भाई राज्य विभाजन को लेकर संतुष्ट नहीं थे। ये दोनों भाई नहीं थे पहली बात तो, ठीक है, बहनों ही हुआ करते थे, क्योंकि जयपुर के शासक उन्होंने अपनी बहन कछवा रानी का विवाह किया था बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ। तो इसका ये आर गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। महाराजा बुद्ध सिंह ने अपने जीवन काल में जय सिंह को क्या राजगद्दी पे बैठाया था। बुद्ध सिंह ने अपनी पुत्री की कछवा रानी से उत्पन्न पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। बुद्ध सिंह ने अपनी पुत्री की क्या, कछवा रानी उनकी पुत्री थी, तो क्या ये दोनों ही ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ऐसे, तो ये दोनों ही क्या है, गलत है। उनकी पुत्री नहीं थी, ये उनकी पत्नी थी। उनका पुत्र हुआ था कछवा रानी से भवानी सिंह। आगे चलते हैं। 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह बदन सिंह के साथ करवाया था। यह विवाह बदन सिंह को उत्तराधिकारी से वंचित करने का कारण बना, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसे कारण तो ये नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन था उनका विवाह दलेल सिंह के साथ करवाया था, लेकिन संघर्ष चालू हो गया था एक तरह से, ये मान सकते हैं अपन, क्योंकि फिर उनकी बहन ने मराठाओं को बुलाया।
18 अप्रैल 1734 को मराठाओं ने बूंदी पर चढ़ाई की। मराठाओं के नेतृत्व में मराठा होलकर और राणाजी सिंधिया कर रहे थे। ये बात सही है। मराठाओं के आक्रमण के बाद बूंदी का शासक उम्मेद सिंह को बना दिया गया। उम्मेद सिंह बुद्धि सिंह का पुत्र था, जो उनकी ही शरण में था। बिल्कुल सही है, उनकी ही शरण में था, लेकिन थोड़ा शराबी टाइप का था, जो मैं आपको बताऊंगा आगे थ्योरी के अंदर। ये देखो बूंदी के बारे में पूरा। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। ठीक है। बूंदी के राजा जिनका था बुद्धि सिंह, जयसिंह का बहनोई था। भाई अरे यार एक बार सवाई जयसिंह जो कि क्या था, भाई था, बहनोई नहीं था। मतलब कि भाई नहीं था, बहनोई था। 1727 में सारे बहनोई में घनिष्ठ संबंधी ये कोई मतलब नहीं है इनकी। देखो बुद्धि सिंह जिनको विवाह सवाई जयसिंह की पुत्री थी, जिनका बहन थी कछवा रानी, उनके साथ विवाह करवा दिया गया। और बुद्धि सिंह की एक और पत्नी थी, जिसका नाम था चुंडावत रानी। अब जो कछवा रानी थी, जो कि जयसिंह की बहन थी, उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था भवानी सिंह। भवानी सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और सिंहासन पे नहीं बैठा। बूंदी दुर्ग पर अधिकार करने के लिए करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह ने द्वितीय दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया गया। दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है। देखो कृष्णा कुमारी, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। हाँ, 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, का विवाह दलेल सिंह के साथ करा दिया। दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए भवानी सिंह, जो कि किनका पुत्र था, कछवा रानी का पुत्र, तो उनका क्या कर दी, हत्या करा दी। इनके बदला लेने के लिए कछवा रानी ने किनको बुला लिया, मराठाओं को बुला लिया था। 18 अप्रैल 1734 को मराठा होलकर और राणाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठाओं सेनाओं ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी और 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठाओं का अधिकार हो गया। उम्मेद सिंह को, जो कि बुद्धि सिंह का ही पुत्र था, वो अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उनको गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन वो छोटा होने के कारण फिर आखिर में प्रताप सिंह जी को कार्यभार सौंप दिया गया। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार और। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये पेपर पेज डल गए। हूडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ। इसका कारण मराठाओं के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को संगठित करना था। ये तो आपका उत्तर होगा ए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मराठाओं का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा था राजस्थान के अंदर। उसको रोकने के लिए ही यह हूडा सम्मेलन जो बुलाया गया था। हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और कोटा के शासक इसके अंदर शामिल हुए। तो बिल्कुल बात सही है कि हूडा सम्मेलन जो कि 17 जुलाई 1734 को हुआ और जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका कारण था क्या, क्योंकि इसके अंदर क्यों कराया गया था, क्योंकि हूडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, क्योंकि मराठाओं को रोकना था। और क्या इसकी व्याख्या करता है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये बात अलग कह रहा है और ये बात अलग कह रहा है। हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के, अच्छा दोबारा आ गया ये। हूडा सम्मेलन की योजना व्यवहार में सफल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि राजपूत शासकों ने अपने अपने स्वार्थ और उलझन और एकता में स्थापित नहीं कर सके, जिसके कारण ये क्या हुआ, सफल ही नहीं हुआ, क्योंकि वो सब अपने अपने राजा अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये व्याख्या है। अब हूडा सम्मेलन मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठाओं को रोकने में मुगल शासकों की असफलता और राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठाओं ने इस प्रथम हस्तक्षेप में राजस्थान का नाम प्रचलन में ही था। समर्थ विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं। सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को एकजुट हूडा के लिए एकत्रित किया। 16 जुलाई, देखो
राजस्थान की जो किताब है उसके अंदर 16 जुलाई दे रखा है, और वैसे 17 जुलाई भी है, तो 16-17 दोनों हो तो आप क्या कर देना 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुडा में सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर के अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह और छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी ही शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के सभी शासक एकजुट बने रहे और फिर ये कोई काम की नहीं है। फिर रामपुरा में एकत्रित हुए। ये जगह बस इतना ही है, बाकी सभी मेन यही है। आप शासकों के नाम याद रख लेना और कौन कौन सा राज्य इसके अंदर उपस्थित हुआ, डेट कब थी और क्यों बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। बस